बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, जैसे आपको मालूम है कि ऑनलाइन क्लासेस का पहला सिलसिला हमारा शुरू हो चुका है। तो मैं अपने सब्जेक्ट इस्लामियात लाज़मी जो क्लास 9, क्लास 10, क्लास फर्स्ट ईयर के लिए है उसका उस्ताद हूँ। आज हम क्लास 10th के लिए इस्लामियात लाज़मी का जो कोर्स है पहले उसको डिस्कस करेंगे। फेडरल बोर्ड के तहत उन्होंने एक ही किताब रिकमेंड की है जो क्लास 9th और 10th दोनों में पढ़ाई जाती है। तो क्लास 10th का कोर्स उसी किताब के अंदर जो है वो 2 सूरतें, सूरतुल अहज़ाब और सूरतुल मुम्तहिना, ये उसका कोर्स है। और अहादीस मुबारका हदीस नंबर 11 से लेकर हदीस नंबर 20 तक, यानी 10 अहादीस मुबारका, ये क्लास 10th का कोर्स है। और मौज़ूआती मुतालिया जिनको हम अबवाब कहते हैं या चैप्टर कहते हैं, उसमें से बाब पंजम से लेकर तहारत के बाब से लेकर और 9वें बाब तक हिज्जतुल विदा का जो बाब है उस तक ये हमारा कोर्स है। तो सबसे पहले फेडरल बोर्ड के तहत हमने अपना कोर्स डिस्कस कर लिया कि हमारा कोर्स क्या है। इस साल के लिए हमारी 2 सूरतें हैं क्लास 10th के लिए, सूरतुल अहज़ाब और सूरतुल मुम्तहिना। सूरतुल अहज़ाब के अंदर आपको मालूम है 9 रुकू हैं उसके और 73 उसकी आयात हैं, और सूरतुल मुम्तहिना उसके 2 रुकू हैं और उसकी 13 आयात हैं। और अहादीस मुबारका का आपको बता दिया, हदीस मुबारका 11 से लेकर 20 तक 10 हदीस मुबारका, और अबवाब जो मुतालियाती मौज़ूआती मुतालिया अबवाब है वो हैं। तो ये हमने आज आपको पहले कोर्स बता दिया इस्लामियात लाज़मी का कोर्स क्या है। अब इसके बाद नेक्स्ट कि फेडरल बोर्ड ने पेपर पैटर्न क्या बनाया है, इसको भी आज डिस्कस कर लेते हैं। फेडरल बोर्ड ने जो पेपर पैटर्न बनाया है वो 50 नंबर का है। इससे पहले यानी 3-4 साल पहले 2016 तक ये 75 मार्क्स का पेपर हुआ करता था। फिर कोर्स जब डिवाइड हो गया 9, 10 दोनों में, अब उसके बाद 9th क्लास का भी 50 नंबर का पेपर होता है और क्लास 10th का भी 50 नंबर का पेपर होता है। तो वो जो 50 नंबर हैं उनमें कोर्स की डिवीज़न क्या होती है और मार्क्स की डिवीज़न क्या होती है, आज थोड़ा सा हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा हमारा कोर्स, हम जैसे आपको बता चुके हैं कि उसमें सूरतुल अहज़ाब और सूरतुल मुम्तहिना है, अहादीस 10 हैं और 5 अबवाब हैं उसके। फेडरल बोर्ड ने मार्क्स की जो डिवीज़न की है उसमें सबसे पहले 10 नंबर का मौज़ूआती पेपर होता है। मौज़ूआती पेपर का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप जिसको हम कहते हैं, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, उसमें से आपने किसी एक को उसका सही जवाब जो होता है उसको दुरुस्त करना होता है। मिसाल के तौर पर आपके सामने लिखा होता है अल अहज़ाब के क्या माने हैं, और उसके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पानी की जगह एक ऑप्शन हो सकता है, दूसरा अहज़ाब लश्कर को कहा जाता है, लश्कर की जमा है, और तीसरा ऑप्शन हो सकता है किला, और चौथा कोई और ऑप्शन हो सकता है। तो आपने जो लश्कर है उसके ऊपर टिक करना है। यूँ इस किस्म के 10 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। एक छोटा सा जुमला लिखा होता है, उसके 4 मुमकिन जवाबात होते हैं, उसमें से जो सबसे सही तरीन जवाब होता है उसके ऊपर आपने टिक करना होता है। तो ये 10 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप हो जाता है, जिसको हमने ऑब्जेक्टिव जो आपको होता है वो आपके 10 मार्क्स का होता है। दूसरे नंबर पर आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है जिसको उसको इसके 10 मार्क्स होते हैं। जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है वो उसकी 2 किस्में होती हैं। उसमें जो सबसे पहली किस्म है उसके 24 मार्क्स होते हैं, और जो उसका दूसरा हिस्सा है उसके 16 मार्क्स होते हैं। ये जो 24 जिस हिस्से के मार्क्स होते हैं इसको हिस्सा दोम भी कहा जाता है और इसको हिस्सा सोम भी कहा जाता है। इस हिस्से को मौज़ूआती मुतालिया मैं आपको बता चुका हूँ, और ये इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, अहादीस मुबारका और ट्रांसलेशन, ये जो हिस्सा है इसके मज़ीद आपको मैंने बताया 3 हिस्से होते हैं। इसका जो पहला हिस्सा है ये कुरान करीम का तर्जुमा होता है। अब तर्जुमा क्या, एक आयत मुबारका के हमें 3 नंबर दिए जाते हैं और हमने कोई से 3 आयत मुबारका का तर्जुमा लिखना होता है। यूँ इस हिस्से के 9 नंबर होते हैं। ये जो दूसरा है इसमें अहादीस मुबारका और शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। हर एक सवाल के 2 नंबर होते हैं, कोई से 5 सवालात हमें हल करने होते हैं, और कुल मिलाकर इसके 10 नंबर होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। और तीसरा अहादीस मुबारका कोई एक हमें हल करनी होती है, उसके सामने उसका लिखा होता है 2 + 2 + 1 बराबर है
5, 2 जमा 2 जमा 1 बराबर है 5, 2 + 2 + 1 = 5 का मतलब कि 2 नंबर अहादीस मुबारका के तर्जुमे के दिए जाते हैं, 2 नंबर अहादीस मुबारका के तशरीह के दिए जाते हैं और 1 नंबर हदीस मुबारका का अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ क्या है उसके मुतालिक दिया जाता है। तो ये 10 जमा 9 19, 19 और 5 24, 10 + 9 = 19 + 5 = 24। तो ये जो मैंने आपको बताया था शुरू में, जैसे ये सारा मिलाकर 24 हो गया, ये वही 24 है जो मैंने आपको बताया था, हिस्सा दोम जिसको हम कहते हैं। अब आ गया तीसरा हिस्सा, इसको हम मौज़ूआती मुतालिया भी कहते हैं। मौज़ूआती मुतालिया, कोई से 2 सवालात आपने हल करने होते हैं और आपको 3 सवालात दिए गए होते हैं और हर एक सवाल के 8 नंबर होते हैं। तो कोई से 2 सवाल जब आप हल करेंगे तो उसके कुल नंबर 16 बन जाएंगे। तो ये इजमाली खाका है कि फेडरल बोर्ड ने अपने पेपर को कैसे डिज़ाइन किया है। 50 नंबर का कुल पेपर होता है, जैसे आपको मैंने बताया 50 मार्क्स टोटल उस पेपर के होते हैं और उसमें से 10 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के हो गए, फिर जिसको सेक्शन ए या हिस्सा अव्वल कहा जाता है, और उसके बाद 24 मार्क्स हिस्सा दोम, ये हिस्सा दोम के होते हैं 24 मार्क्स, और हिस्सा सोम के 16 होते हैं, और यूं ये कुल मिलाकर 50 मार्क्स बन जाते हैं। ये हो गया फेडरल बोर्ड ने कैसे अपने पेपर को डिज़ाइन किया है। एक दफ़ा मैं इसको फिर सारा रिवाइज़ कर देता हूँ। कुल हमारा 50 मार्क्स का पेपर होता है, 10 नंबर के हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, और सेक्शन ए जिसको कहा जाता है, सेक्शन बी में फिर 2 पार्ट होते हैं, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन बी के हमारे पास 24 नंबर होते हैं, 24, और उस 24 नंबर की फिर डिवीज़न कैसे होती है, उसमें कि सबसे पहले हमें तर्जुमा लिखना होता है, कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा। कोई से 5 आयतें मुबारक आपको दी गई होती हैं, उसमें से कोई से 3 आयतें मुबारक का आपने तर्जुमा करना होता है। हर एक आयत का के 3 नंबर मिलते हैं और यूं कुल नंबर 9 हो जाते हैं। इसका दूसरा सवाल इसका, उसमें 7 सवालात दिए गए होते हैं, कोई से 5 सवालात आपने हल करने होते हैं। हर एक सवाल के शॉर्ट क्वेश्चन इसको कहा जाता है। कोई से हर एक सवाल के 2 नंबर होते हैं और कुल मिलाकर इसके 10 नंबर बन जाते हैं। हिस्सा सोम, इसी के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो अहादीस मुबारका का क्वेश्चन होता है। उसमें 2 नंबर अहादीस मुबारका का तर्जुमे के होते हैं, 2 नंबर अहादीस मुबारका की तशरीह के होते हैं, और 1 नंबर हदीस मुबारका का अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ इसका होता है। कुल मिलाकर हदीस मुबारका 2 हदीस मुबारका दी जाती हैं, कोई एक आपने हल करनी होती है, 5 नंबर इसके हो जाते हैं। तो ये कुल 24 मार्क्स हो गए हिस्सा दोम के। हिस्सा सोम में लॉन्ग क्वेश्चन जिसको कहा जाता है मौज़ूआती मुताला, जो हमारा तीसरा हिस्सा है, बाब पंजुम से लेकर बाब नहम तक 5 चैप्टर 5 अबवाब हैं। उनमें से कोई से 3 सवाल दिए गए होते हैं, हमें कोई से 2 सवाल हल करने होते हैं, और हर एक सवाल के 8 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन, और यूँ 16 नंबर होते हैं। तो 16 + 24 = 40 और 40 + 10 = 50। ये कुल नंबर 50। तो एक तो आज हमने कोर्स डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट जब हम शुरू करते हैं कुरान मजीद का तर्जुमा सूरतुल अहज़ाब का, तो सूरतुल अहज़ाब चूँकि अरबिक में सारी लिखी हुई है, और हमारा जो इससे पिछले साल का या पहले सालों का जो तजुर्बा होता है वो ये कि अरबी ज़बान से बच्चों को आशनाई कम होती है। मसलन सूरतुल मुम्तहिना शुरू होती है तो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, सूरतुल अहज़ाब, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, या अय्युहन नबिय्यु इत्तक़िल्लाह वला तुति'ल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन इन्नल्लाहा काना अलीमन हकीमा। अब इस पूरी आयत मुबारका में से पहली नज़र में क्लास 10th में पढ़ने वाले बच्चे को अगर कहा जाए कि इसमें से कितने अल्फाज का तर्जुमा आपको आता है,
तो वो मुश्किल से एक दो अल्फाज का शायद तर्जुमा आता होगा। इसके बजाय अगर आप अपने कोर्स की किसी भी दूसरी किताब को खोलें, उसकी पहली की कोई लाइन 2 लाइनें पढ़ें, उसमें से बहुत सारे अल्फाज का बच्चा तर्जुमा कम से कम अल्फाज के मीनिंग बच्चा समझता है, थोड़ी बहुत उसको वजाहत करनी होती है। तो इस मुश्किल को दूर करने के लिए कि बच्चा अगर पहली नज़र में ही कुरान मजीद की किसी आयत को पढ़े तो उसको बहुत सारा तर्जुमा आता हो, इसके लिए हमें अरबिक ग्रामर का जानना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने कोर्स में हमेशा 2-3 दिन तक 4 दिन तक अरबिक ग्रामर पढ़ाता हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि मैंने एक दफ़ा वैसे रफली गिनना शुरू किया कि आया ये जो सूरतुल अहज़ाब है, इसमें जो बेसिक ग्रामर है, इसके कितने अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो आपको मालूम है कि 73 आयात हैं, और मैंने एक दफ़ा रफली इसको जब गिनना शुरू किया तो 250 प्लस अल्फाज वो थे 73 आयात के अंदर कि जो बेसिक ग्रामर के थे। और बेसिक ग्रामर शुरू के 3-4 दिनों में आसानी से पढ़ाई जा सकती है। अगर वो पढ़ा दी जाए तो बच्चा जब पहली मरतबा आयत को देखेगा तो उसमें से 3, 4, 5 अल्फाज को उस बेसिक ग्रामर पढ़ने की वजह से वो फ़ौरन से उसको पिक कर सकता है और फ़ौरन से बता सकता है कि इसका ये तर्जुमा, इसका तर्जुमा, इसका तर्जुमा। फिर जो मुश्किल अल्फाज रह जाएंगे उसको भी याद कर लेगा, तो बच्चे को पूरी आयत का तर्जुमा में आसानी होगी। बेसिक अरबिक ग्रामर किस वजह से पढ़ाई जाती है? मैंने जब बच्चों के पेपर चेक किए, चाहे वो अपने स्कूल कॉलेज के या फेडरल बोर्ड के लेवल पे चेक किए, उसमें ये बारहा सामने आया कि एक बच्चे ने पूरी आयत का तर्जुमा याद किया हुआ है, रट्टा लगाया हुआ है, याद किया हुआ है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि आया ये किस आयत का तर्जुमा है। पूरी आयत बच्चे ने मेहनत करके याद की, लेकिन किस आयत का तर्जुमा है ये उसको नहीं मालूम। अब वो बच्चा पूरा का पूरा जो उसने तर्जुमा याद किया वो ठीक ठीक लिख कर आ जाता है और अपने जहन में, अपने गुमान में, अपने ख्याल में समझता है कि मेरे तो इतने मार्क्स, मेरे तो नंबर आ जाएंगे, क्योंकि मैंने जितना ठीक याद किया था वो सारा मैंने वहाँ लिख दिया। जबकि वहाँ पेपर चेक करने वाला वो जैसे ही उस तर्जुमे को देखता है वो फ़ौरन से उसके ऊपर क्रॉस फेरता है। क्यों? वजह ये उस आयत का तर्जुमा ही नहीं था जो पूछी गई थी। अब बच्चे ने इतनी सारी मेहनत की, उसके बावजूद उसका इतना नुकसान हो गया। इस नुकसान से बचने के लिए बेसिक ग्रामर को पढ़ाया जाता है। बेसिक ग्रामर में सबसे पहले हम अरबी बेसिक ग्रामर जाने से पहले उर्दू की और इंग्लिश की जो बेसिक ग्रामर है उसको पढ़ते हैं, ताकि हमें अरबिक की बेसिक ग्रामर को समझने में आसानी हो। तो उसमें सबसे पहले जैसे हम जानते हैं अफराद, पर्सन या लोग, ये हमेशा 3 हुआ करते हैं। हम लिखते हैं अफराद, आप इसको पर्सन भी कह सकते हैं और इसको लोग भी कह सकते हैं। तो ये हमेशा से 3 हुआ करते हैं। एक वो होता है कि जो खुद होता है, यानी हम उसको अरबिक में या उर्दू में उसको मुतकल्लिम कहते हैं, बात करने वाला। दूसरा वो होता है जो आपके सामने मौजूद होता है या जिससे आप बात कर रहे होते हैं। और तीसरा वो होता है जिसके मुताल्लिक आप बात कर रहे होते हैं, जो वहाँ मौजूद नहीं होता। तो ये 3 लोग हो गए। पहले को हम इंग्लिश ज़बान में कहते हैं फर्स्ट पर्सन, दूसरे को हम कहते हैं सेकंड पर्सन और तीसरे को हम कहते हैं थर्ड पर्सन। अब हमने अफराद की 3 किस्में बनाई। पहली किस्म हमने लिखी फर्स्ट पर्सन, और फिर सेकंड पर्सन, और फिर थर्ड पर्सन। तो पहले फर्स्ट पर्सन को हमने क्या बताया, इसको कहा जाता है मुतकल्लिम। सेकंड पर्सन को कहा जाता है हाजिर, और थर्ड पर्सन को कहा जाता है गायब। तो फर्स्ट पर्सन जो बोलने, बात करने वाला होता है उसको फर्स्ट पर्सन भी और मुतकल्लिम भी कहते हैं, और जिसके साथ बात की जा रही होती है हाजिर जो मौजूद होता है उसको सेकंड पर्सन कहते हैं, और थर्ड पर्सन उसको कहते हैं जो मौजूद नहीं होता, जिसके मुताल्लिक बात की जा रही होती है। तो ये तो हमें सबसे पहले समझ आ गया कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, बात करने वाला, सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही हो, और थर्ड पर्सन वो जिसके मुताल्लिक बात की जा रही हो। अब इनमें से हर एक की फिर 2-2 किस्में होती हैं। वो 2-2 किस्में क्या होती हैं? वो है सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल, यानी वाहिद और जमा। सिंगुलर वाहिद और प्लूरल जमा। सिंगुलर वाहिद और जमा, इसी तरह वाहिद और जमा। तो अब हमारे पास कुल मिलाकर 6 किस्में बन जाती हैं। हमने हर एक की 2-2 किस्में बनाई। तो पहले हमारे पास जो आया उसको हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये इंग्लिश में नाम हो गया, उर्दू में इसका नाम होता है वाहिद मुतकल्लिम। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर,
फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर। उर्दू में नाम हो गया वाहिद मुतकल्लिम। ये से तक सबको समझ आ गया। दूसरा इसका क्या बनेगा, जैसे मैंने इस तरतीब से आपको समझाया, आप खुद बनाने की कोशिश करेंगे तो बनेगा क्या, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। क्या मतलब, जमा मुतकल्लिम। ये तो सबको जब समझ आ गया, ये हमारा सेकंड हो गया। मैंने बताया था कि 6 किस्में कुल बन जाएंगी। इसी तरतीब से हम तीसरी किस्म, चौथी किस्म, पांचवी और छठी किस्म बनाएंगे। तो वो क्या बनेगी, पहले जैसे मैंने बताया, इसी में आप बच्चे दूसरे बनाने की कोशिश करें। अपने ज़हन में ज़रा सोचें कि दूसरा क्या बनेगा, कोशिश करें। तो दूसरा बनेगा सेकंड पर्सन सिंगुलर, यही नहीं कि वाहिद हाजिर या हाजिर वाहिद, ठीक। और फिर ये तीसरा बनेगा, और चौथा क्या बनेगा, हाजिर जमा या जमा हाजिर, सेकंड पर्सन प्लूरल। और इसी तरह फिर पांचवा क्या बनेगा, इसी तरतीब से थर्ड पर्सन सिंगुलर, वाहिद गायब। और फिर छठा और आखिरी वो क्या बनेगा, वो बनेगा थर्ड पर्सन प्लूरल, जमा गायब। अब हम 6 के नाम एक तरतीब से लिख लेते हैं। 6 के नाम एक तरतीब से सबसे पहले क्या बनेंगे, वाहिद मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम। दूसरा बनेगा जमा मुतकल्लिम, ठीक। अब आप बच्चे मुझे तीसरा बताएं, तीसरा क्या बनेगा, वाहिद हाजिर। चौथा क्या बनेगा, जमा हाजिर। पांचवा क्या बनेगा, वाहिद गायब। और छठा और आखिरी क्या बनेगा, जमा गायब। ये तो हमने इसके नाम उर्दू में पढ़ लिए। अब हम इसके सामने, इनमें से हर एक के सामने अब उसके इंग्लिश का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या बनेगा, ये बनेगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। और ये क्या बनेगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। ये बनेगा सेकंड पर्सन सिंगुलर। और ये बनेगा सेकंड पर्सन प्लूरल। इसी तरह ये क्या बनेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और आखिरी उलाज बनेगा थर्ड पर्सन प्लूरल। तो आज हमने जो कुछ ये पढ़ा उसका खुलासा कुछ ये है कि अफराद, पर्सन, लोग किसी भी ज़बान में वो 3 हुआ करते हैं। उनमें सबसे पहले फर्स्ट पर्सन जिसको हम मुतकल्लिम कहते हैं, फिर उसके बाद सेकंड पर्सन, उसके बाद फिर थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन बात करने वाला होता है, अगर वो एक हो तो वो कहलाता है वाहिद मुतकल्लिम, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। और अगर बोलने वाला वो ज़्यादा हो तो वो कहलाएगा फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यानी जमा मुतकल्लिम। फिर जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, अगर वो आपके सामने जो मौजूद शख्स है वो एक हो तो हम उसको कहते हैं सेकंड पर्सन सिंगुलर, यानी वाहिद हाजिर। और अगर आपके सामने मौजूद ज़्यादा लोग हों तो आप उसको कहते हैं सेकंड पर्सन प्लूरल, यानी जमा हाजिर। और जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं या जो मौजूद नहीं है, वो अगर एक हो तो आप उसको कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी वाहिद गायब। और जिसके मुतालिक आप बात करें जो मौजूद नहीं, अगर उनकी तादाद ज़्यादा हो तो फिर आप उसको कहते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल, यानी जमा। इसी नक्शे को मैंने यहाँ इस तरतीब से भी लिख लिया है। इसी को समझाने का एक अंदाज़ इशारों का भी है, लेकिन मैं उसको छोड़ते हुए पहले इन्हीं अल्फाज का उर्दू और इंग्लिश में तर्जुमा कर लेता हूँ, ताकि जो कुछ हमने पढ़ा ये शायद ग्रामर के एतबार से आपको मुश्किल लगे, लेकिन अगर मैं अभी इनके नाम लिखूँगा तो ये फ़ौरन से आपको क्लिक हो जाएंगे, फ़ौरन से आपको समझ आ जाएगी अच्छा ये क्या पढ़ाया गया है। मैं इनकी ट्रांसलेशन, जो मैंने इतने मुश्किल अल्फाज लिखे, वाहिद मुतकल्लिम, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसको थोड़ा सा भी उर्दू में कन्वर्ट करता हूँ, ट्रांसलेट करता हूँ, तो ये फ़ौरन से आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। कैसे? आसान सी मिसाल, ये जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है इसको हम इंग्लिश में आई कहते हैं, यानी मैं। अब सबको समझ आ गया कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन होता है, मैं खुद।
अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है, इसको हम कहते हैं वी। वी का मतलब क्या, हम। आपको समझ आ गया। बात करने वाला अगर एक हो, वाहिद मुतकल्लिम, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो मैं। और अगर बात करने वाले ज़्यादा हों, जमा हो, तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी वी, मतलब हम। अभी आसान हो गया। तो जिस तरतीब से आपको ये दो नाम मैंने बताए, आप खुद सोचना शुरू करो कि अगर आपके सामने एक हो, मौजूद हो, तो आप उसको क्या कहते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, हम उसको आप कहते हैं, या तुम या आप कहते हैं। और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो उसको यू कहते हैं। ये भी आप जानते हो, तो ये इजी हो गया, तुम या आप, उसको आप कहेंगे। इसी तरह जो जम आपके सामने अगर लोग मौजूद हैं और वो ज़्यादा हैं, सेकंड पर्सन प्लूरल है, तो उसको भी हम यू ही कहते हैं। ठीक है, आप। इन दोनों में फ़र्क करने के लिए, इंग्लिश में तो ये यू ही है, उर्दू में फ़र्क हम मामूली सा समझाने के लिए, बताने के लिए कहते हैं कि तुम एक या आप एक, इससे फ़र्क करने के लिए। और यहाँ हम कहते हैं आप सब, इसलिए कि ये जमा था और ये सिंगुलर था। नेक्स्ट, थर्ड पर्सन प्लूरल की तरफ जब हम आते हैं, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, बहुत आसान, आप सोचेंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा। तो ये होता है ही शी इट, वो एक, ही शी इट, वो एक। और आप उसको फिर उर्दू में क्या कहते हैं, बता दी मैंने आपको, वो एक। और जो ये लास्ट है, इसको आप क्या कहेंगे, दे। दे का मतलब वो सब। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट, और थर्ड पर्सन प्लूरल दे। ये तो हमने इंग्लिश में बहुत पहले से सारा पढ़ा हुआ था। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको आज का सबक अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके मुतालिक कोई भी बात वगैरह हो तो आप हमें रब्ता करके इसके मुतालिक पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास फिर इसी की रोशनी में इंशाल्लाह फिर आगे चलेगी। अस्सलामु अलैकुम।